हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, सो प्लांक साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी प्रपोज की थी। हिंदी में ब्लैक बॉडी को हम कृष्ण पिंड कहते हैं। तो होता यह है कि एक बेसिक ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम हीट करते हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है और एक एवरेज टेम्परेचर पे पहुंचकर ये थर्मल एनर्जी को वापस इमिट करता है। जो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उससे ये क्या करेगा, वापस इमिट करेगा। सो द इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी इज नोन एज रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएशन बोलते हैं। हिंदी में रेडिएशन को विकिरण कहते हैं। ठीक है, वैसे तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का इमिशन रेडिएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा हो या हीट इमिट कर रहा हो तो उन सभी इमिशन को, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के इमिशन को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। चाहे हीट के फॉर्म में निकल रहा हो एनर्जी, चाहे वो लाइट के फॉर्म में निकल रहा हो एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे। अब लौटते हैं वापस। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रपोज की, उन्होंने ये बोला कि द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब उनका ये था कि जो ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो या इमिट कर रहा हो, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि ये प्रोसेस डिस्क्रीट होता है। याद रखना है, हिंदी में इसे हम ये कहेंगे कि जब कोई वस्तु ऊर्जा ग्रहण करती है या ऊर्जा को उत्सर्जित करती है तो यह प्रक्रिया सतत लगातार नहीं होती बल्कि यह प्रक्रिया कैसी होती है? असतत, मतलब रुक रुक के होती है। पहले वो ऑब्जेक्ट थोड़ी हीट लूज करेगा, फिर पॉज आएगा, रुक जाएगा, फिर हीट लूज करेगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर लूज करेगा, फिर ब्रेक आएगा। मतलब यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, रेडिएशन एनर्जी को जो हम इमिट कर रहे हैं, ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है, वो पैकेट्स में होता है, वो बंडल्स में होता है। ओके, और प्लांक साहब ने एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहा था। अगर रेडिएशन लाइट हो तो लाइट के पैकेट्स को, लाइट के बंडल्स को हम फोटोन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब उन्होंने एक पॉइंट और कहा कि जो भी एनर्जी इमिट हो रही है वो एनर्जी उस फ्रिक्वेंसी, पार्टिकल चाहे फोटोन हो, पार्टिकल चाहे क्वांटा हो, उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए एक क्वांटा है या एक फोटोन है जिसकी एनर्जी ई है, तो ये एनर्जी ई उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो क्या होगा? ई प्रोपोर्शनल होगा किसके? न्यू के। आपको मालूम है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को यहाँ पर h कहा गया, वेयर h इज नोन एज प्लांक कांस्टेंट। याद रखना है कि जो आपका h है इसे कहा गया प्लांक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आप लोग प्लीज़ इस वैल्यू को याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है बार बार, और इसको सॉल्व करने में आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूजुअली ये नहीं दिया होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है E, ये क्या आ गया? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लांक फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको आप। जब भी कभी आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ क्वांटा निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब याद रखिएगा कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, तो इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ क्या है। बस याद रखिए कि E इज द एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन, H इज प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा और फोटोन। याद रखेंगे E ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। हिंदी में न्यू आवृत्ति कहलाता है।
अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है वैसे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी काम आएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, E जो है, E ये एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ फोटोन कह लीजिए। H फिर से वही है, प्लांक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो C है, ये C स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो ये लैम्डा है, दिस इज वेव लेंथ, दिस इज वेव लेंथ ऑफ फोटोन और क्वांटा। ओके, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे बहुत काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी पढ़ लिया है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी हमने बात की थी कि रेडिएशन इज नथिंग बट इमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म। मतलब अगर एनर्जी, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, जब किसी ऑब्जेक्ट से इमिट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन, या हिंदी में इसे विकिरण कहेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म नया ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे तो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है। याद रखना है कि ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आपको मालूम है रेडिएशन क्या है, कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी का इमिशन है, चाहे हीट हो चाहे लाइट हो। तो लाइट हो या हीट हो, एनर्जी है तो वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये जो हम शो कर रहे हैं डायग्राम से, ये हम शो कर रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव, कि वेव आगे कैसे बढ़ रही है। तो वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मान लेते हैं ये है एक्स डायरेक्शन। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, तो बचे हुए वाई और जेड डायरेक्शन में ये दोनों कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होगा y एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होगा z एक्सिस में, प्रेजेंट होगा z एक्सिस में। याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये हो गया सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये हो गया सपोज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। और ये दोनों स्वयं किसके परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रखना है, रेडिएशन जो है वो एनर्जी फॉर्म का इमिशन है, और जब वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, मतलब स्थानांतरित होती है, तो वो एक स्थान से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करेगा इन फॉर्म ऑफ वेव। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ वेव या कैरेक्टर्स ऑफ रेडिएशन। तो किसी भी वेव को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है वेव लेंथ। इट इज लेंथ ऑफ द वेव। आपको याद रखना है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये एक सिंपल वेव को शो कर रहा है। ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर ये ऐसे, फिर ये नीचे जाकर, फिर ये ऊपर, और फिर ऐसे जा रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल वेव है। तो याद रखना है कि ये जो है ऊपर वाला, ये हो गया पॉजिटिव रीजन, जो नीचे वाला है ये हो गया निगेटिव रीजन। तो जो ये ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे, पीक्स जो हैं ऊपर वाले, इनको हम क्रेस्ट कहते हैं। और जो ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला, इसको हम ट्रॉफ कहते हैं, TROUGH। तो याद रखना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस
उस वेव का वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। याद रखना है, ये जो पॉइंट है ये क्रेस्ट है, ये भी पॉइंट है ये क्या है, क्रेस्ट है, कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या होगा, वेवलेंथ, जो हम शो करेंगे लैम्डा से। सिमिलर वे ये जो है ये ट्रफ है। अब यहाँ पर सपोज करो एक और ट्रफ आता सपोज, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको भी हम वेवलेंथ ही कहते और उसको भी हम सिंबल लैम्डा से डिनोट करते। ओके। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टर ऑफ द वेव है वो है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है किसी वेव को उसके वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा टाइम इंटरवल। मतलब मुझे इस पॉइंट से ऐसे होते 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 यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वही इसका टाइम पीरियड होगा, जिसको हम t से डिनोट करेंगे। वैसे एक और डेफिनेशन पॉसिबल है कि अगर आप यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया रेफरेंस पॉइंट, ओके, मैंने ये क्या लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट से गुजरने में एक वेव को, मतलब वन वेव लेंथ को जितना टाइम लगेगा, सपोज करिए कि ये वाला पॉइंट आगे, आपको मालूम है ये वेव क्या होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, तो आपको टाइमर स्टार्ट करना है। ओके। और जैसे ही ये पॉइंट गुजरना शुरू होगा तो ये सारे पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और जब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा आप टाइमर ऑफ कर देंगे। जितना टाइम में ये पॉइंट आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक हो गया, मतलब ये पूरा रीजन स्लाइड कर गया, आगे बढ़ गया, वो टाइम ही क्या होगा, इस वेव का टाइम इंटरवल होगा। ओके। और आपको याद रखना है कि टाइम इंटरवल जो होता है वो 1/न्यू होता है। ये जो सिंबल न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होता है। याद रखना है टाइम पीरियड इनवर्स होता है 1/न्यू, t इज इक्वल टू 1/न्यू होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं या एक रेफरेंस पॉइंट से ट्रेवल कर जा रही हैं। मान लीजिए मैंने ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहाँ से लेकर ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम वन वेव कह सकते हैं, वन वेव फॉर्म कह सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये यहाँ से लेकर ये जो रीजन है, एक सेकंड में यहाँ से एक बार में गुजरा तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 होगी। अगर एक सेकंड में ये जो रीजन है 2 बार निकल जाएगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 होगी। अगर एक सेकंड में ये जो रीजन है ये 3 बार निकल जाएगा, मतलब फर्स्ट वेव गई, फिर सेकंड वेव गई, फिर थर्ड वेव गई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे बेसिकली ये मानिए कि ये एक साइकिल का पहिया है, अगर ये एक सेकंड में एक बार घूमता हो तो फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। अगर ये पहिया एक सेकंड में 2 टाइम्स घूम जाता हो तो फ्रिक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर ये साइकिल का पहिया एक सेकंड में 3 बार घूम जाएगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो जाएगी। एट द एंड किसी भी वेव के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। वैसे फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल न्यू से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किसे शो करते हैं, सिंबल न्यू से। अभी आपने पढ़ा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू होता है, या फ्रीक्वेंसी न्यू 1/t होगा। इसी तरीके से याद रखना है एक और फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये आप याद रखेंगे, जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी है
और लैम्डा भी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये इनका रिलेशन है। तो यहां पर इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, वो आ सकता है c अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा प्लीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? तो वेव नंबर कुछ और नहीं बल्कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। मतलब 1 लैम्डा जो होगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इंटीजर, जो भी नंबर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। एंड वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। याद रखना है, ये न्यू लिखा, ये बार लगा दिया। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट होती है इधर मीटर इनवर्स या होती है सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये क्या है तो सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ओके, और इसमें ये सिर्फ एक वेव आई, तो इस वेव के लिए वेव नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर दो वेव्स आ गई, देखिए ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां एंड कर रहा है, और ये दूसरी वेव फॉर्म यहां से शुरू होकर यहां एंड कर रही है। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितने आ गए वेव, 2 आ गए। तो इस वेव के लिए वेव नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो एट द एंड वेव नंबर क्या है कि यूनिट लेंथ इधर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में जितने वेव्स प्रेजेंट होते हैं, पॉसिबल होते हैं, उसको हम उस वेव का वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, यूजुअली तो हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, बुक में आप देखेंगे आप यही पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितने भी वेव फॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आए, 1000 आए, जितने भी आए, वही उसका वेव नंबर होता है। और वेव नंबर निकालते कैसे हैं, वेव लेंथ को 1 कर लेते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 1 को डिवाइड करते हैं लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ से, तब जो आती है वैल्यू वो होता है वेव नंबर। लास्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे एक और कर लेंगे, एम्पलीट्यूड। ये कुछ खास नहीं है, बस होता है तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हम शुरू में पढ़ लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम पढ़ चुके हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है देख लेते हैं। तो किसी भी वेव के लिए हाइट ऑफ क्रेस्ट, आपको मालूम है ये जो पॉइंट है इसे क्या कहा गया था, क्रेस्ट। हाइट ऑफ क्रेस्ट इस मीन डिस्टेंस से, यहां से जो ये हाइट है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये देखो ये जो ट्रफ है इसका डेप्थ भी तो होगा ना, ये यहां से ये नीचे आ रहा है, तो ये जो है डिस्टेंस, चाहे यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए से। वैसे किसी वेव की, किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी ए पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है ए पर। ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका उतना महत्व नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ कोई मीडियम ना हो, जैसे वैक्यूम हो, निर्वात हो, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ से ट्रेवल कर जाती है। और याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड भी इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को c से, और c जो होगा किसी भी वेव के लिए जो वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है। ओके, याद रखना है किसी भी वेव के लिए c हमेशा फिक्स होगा, न्यू एंड लैम्डा चेंज हो सकते हैं, चेंज होते जाएंगे।
ओके, तो थ्योरी पर डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी रेडिएशन की वो कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। फिर ये पूछता है व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन मीटर्स, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचिए क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमको न्यू दिया है एंड न्यू की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज है। हमें निकालना है, हमसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको मालूम है वैल्यू होती है न्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सो क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे न्यू दिया हुआ है तो हम लिखते हैं लैम्डा जो होगा वो होगा सी अपॉन न्यू। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वैल्यू ऑफ न्यू जो होगा वो होगा 2 इंटू 10⁻⁶। तो याद रखिए 3/2 बनेगा 1.5, फिर इंटू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10⁻⁸ है और ये कितना है 10⁻⁶। तो जब 10⁻⁶ ऊपर जाएगा बन जाएगा 10⁻⁻⁶। तो 10⁻+8 इंटू 10⁻⁻⁶, ये फाइनली बनेगा 1.5 इंटू, याद रखिए बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होगी, 8 - 6 बचेगा 2। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी लैम्डा वो होगा 1.5 इंटू 10⁻²। लैम्डा खुद एक डिस्टेंस है, यूनिट होगी मीटर। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, जो कि ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ चेंज इन एनर्जी E is 3 into 10⁻⁻8 जूल, वैल्यू ऑफ H is given, वैल्यू ऑफ C is also given, देन हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको याद होगा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रिक्वेंसी दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस क्वेश्चन में हमको E गिवन है, H गिवन है, C गिवन है, वो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हो जाएगा एच सी अपॉन ई। सो लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, वैल्यू ऑफ C होगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन वैल्यू ऑफ E एनर्जी दिया है 3 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो आप खुद देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+8 इंटू 10⁻+8। याद रखिए जो ये नीचे का -8 था वही यहाँ पर ऊपर जाकर +8 हो गया है। तो अब क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और दोनों वैल्यूज 8 हैं तो दोनों मिलके हो जाएंगे 16। तो अब लैम्डा जो होगा वो होगा 6.63 इंटू 10 पावर। अब यहाँ पर देखिए ये पावर निगेटिव में है, ये वाली पावर, और ये पॉजिटिव में है, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे।
तो 34 में से 16 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा -18। ओके, अब ये जो आंसर आ रहा है किसमें आ रहा है? मीटर्स में। लैम्डा डिस्टेंस है, एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। बट आप देखें आंसर किस में है? एंगस्ट्रॉम में। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 पावर -10 मीटर, and we know that 10 power minus meter is 1 angstrom, so lambda would be 6.63 into 10 power -8 angstrom। अब यहाँ पे एक बात आप लोग सुन लीजिए प्लीज कि क्वेश्चन में h की वैल्यू 6.64 दी थी, मैंने इसे 6.63 लेकर सॉल्व कर दिया है। तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मेथड तो सेम रहेगा, आप समझ गए होंगे। बस जो वैल्यू है वो मेरी 6.63 आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर 6.63 लिया था। आप अगर 6.64 लेंगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? 6.64 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेडिएशन दो हैं। पहले रेडिएशन के लिए वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है और उसकी एनर्जी को हमने E1 अज्यूम किया है। एक और रेडिएशन है जिसकी एनर्जी E2 अज्यूम किया है और उस रेडिएशन कितना है? 16000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो चलिए हमें इनमें लाना है रिलेशन कि E1 E2 क्या होंगे। आपको मालूम है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ से एक और हमें फॉर्मूला मिल सकता है या रिलेशन मिल सकता है कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। वाई? बिकॉज किसी भी वेव के लिए H कांस्टेंट होता है और C भी कांस्टेंट होता है, तो बट ऑब्वियस है कि एनर्जी वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड करेगा। इससे एक फॉर्मूला या रिलेशन बन सकता है कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ये बहुत ही बेसिक रिलेशन लाया है मैंने कि E1 ऊपर है, देखो ये E1 तो नीचे लैम्डा 1, नीचे E2 तो ऊपर लैम्डा 2, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर E1 फिर क्या आ गया? E2 इक्वल, अब वेवलेंथ, तो सेकंड E2 के लिए वेवलेंथ कितना है? 16000 और E1 के लिए कितना है? 8000। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2, या फिर ये बन जाएगा E1 इज इक्वल टू 2E2। तो ये रिलेशन होगा, संबंध होगा E1 और E2 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू।